हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरडीपीएस नॉलेज वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग जो है यानी यूपी बोर्ड कक्षा 10 का मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई होप वीडियो पसंद आया और जिस तरह से आप लोग का कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जो चीज़ें मिल रहे हैं, आप लोग का जो सपोर्ट है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिए और आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और लगातार निरंतर आप भी मेहनत करते रहे, साथ में मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो आइए बिना देरी किए हुए कल के यानी जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके आगे की चर्चा करेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रामर बेस्ड है और या फिर पैसेज बेस्ड है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आप लोग लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो अंत तक आप जरूर देखिए। तो शुरू किया जाए। तो कल हम लोग यहाँ पे बच्चों पढ़ चुके थे ये पैसेज, जिसमें जो है हम लोगों ने कुछ यानी एक दो क्वेश्चन सॉल्व किया था। कावेरी, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, ये जो विकल्प था हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर यहाँ पे एक महासीर मछली थी, इसके बारे में चर्चा किए थे। अब यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से जो है 13 तक विकल्पी क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोगों को एक बार ये हम लोग के लिटरेचर के पोर्शन है और लिटरेचर के पोर्शन आप लोग आई होप किताब पढ़ चुके हो सब लोग। तो यहाँ पे जो भी जिस पार्ट का है उसके ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पे सही आंसर है। तो देखा जाए तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करिए नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। अब ये लेसन है, आपको पता है, आप लोग पढ़े हैं, अ लेटर टू गॉड। पहला ही पार्ट है हमारे लिटरेचर का, अ लेटर टू गॉड, कक्षा 10 का पहला लेसन और भगवान के नाम एक पत्र, ये जो लेसन है। तो इससे ये क्वेश्चन है कि लेंचो का घर भैया कहाँ सिचुएटेड था, कहाँ पे स्थित था बच्चों। तो अब देखिए लेंचो का घर कहाँ स्थित था, उसके लिए 4 ऑप्शन है। इन द मिडिल ऑफ फील्ड, ये कह रहा है कि खेत के बीच में जो है ये स्थित था। तो आप लोग कहानी पढ़ा होगा तो खेत के बीच में तो उसका घर स्थित नहीं था। इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, अब कह रहा है कि एक बगीचा है उसके कॉर्नर में, उसके कोने में स्थित था। तो देखिए अब ये भी जो है विकल्प सही नहीं है। अब यहाँ पे है ऑन द टॉप, यानी टॉप मतलब चोटी पर या ऊंचाई पर, ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी के चोटी पर, इन अ वैली, एक घाटी में। तो एक घाटी था, उसमें एक निचली पहाड़ी यानी छोटी पहाड़ी थी और उसके टॉप पे बसा था। तो बिल्कुल शुरुआत में जो है आप देखिएगा तो ये चीजें बताया गया है कि लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था। तो लेंचो का घर जो है संपूर्ण घाटी में जो एक छोटी चोटी थी उसके टॉप पर स्थित था लेंचो का घर। तो हम लोग का यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, अब डैश दिया है, ईयर्स इन प्रिजन, यानी नेल्सन मंडेला को जेल में समय बिताना पड़ा, कितने साल बिताना पड़ा, ये जो है यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी नेल्सन मंडेला। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, ये जो लेसन है ना, इससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने साल से जो है यानी कितने साल जेल में रहे, 20 ईयर्स, 20 साल जो है प्रिजन में रहे, 30 ईयर्स यानी 30 साल रहे हैं, 29 ईयर्स या फिर जो है यानी 33 ईयर्स। तो देखो ना तो 29 ईयर्स है ना तो 33 ईयर्स है, और जो लोग पढ़े हैं तो उनको कितने 30 साल जो है यानी जेल में बिताना पड़ा था। 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड इन द प्रिजन। तो नेल्सन मंडेला जो एक महान व्यक्तित्व हैं और वो समाज में समानता के लिए संघर्ष किए थे, जहाँ पे एक तरीके से श्वेत और अश्वेत लोगों में जो है यानी विभेद होता था, जाति पात ये सब चीज़ें वहाँ पे व्याप्त थी अफ्रीका में। तो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो है अपने जीवन का संघर्ष किया और उस चीज़ से वहाँ पे लोगों को छुटकारा दिलाए। तो उन्होंने इसके सिलसिले में 30 साल जेल में गुजार दिए थे अपने जीवन का। तो बच्चों 30 साल जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए 30 साल जीवन का दिए। अब क्वेश्चन नंबर 13, द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ। अब ये क्वेश्चन है कि बेकर्स मतलब जो
ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया हम लोग लेसन पढ़े हैं, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया ये जो लेसन है उसमें जो है एक आपने देखा था बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, बेकर फ्रॉम गोवा। तो गोवा में जो बेकर लोग होते हैं ना, तो गोवा में जो बेकर लोग होते हैं जो पाव बेचते थे, तो वहां की ये स्टोरी है, आप लोग इसको पढ़ चुके हो। अब बेकर लोग जब आते थे जो पाव या ब्रेड इत्यादि मीठे ब्रेड बेचते थे, तो वो उनका जो संगीतमय एक यंत्र था, युक्ति था, जो उनके आगमन का जो है संदेश देता था कि बेकर लोग आ गए। जैसे गांव में अभी कोई जो है यानी आता है ना फेरी वाला या कोई भी सामान उमान बेचने, तो एक घंटी उंटी लगा के आता है, तो उसकी घंटी की आवाज़ सुन करके हम लोग बाहर निकल जाते कि ये कोई दुकान वाला आ गया है, कोई फेरी वाला आया है। तो उसी तरीके से गोवा में जो बेकर लोग होते हैं, बेकर्स का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेशली मेड ऑफ किसका बना है, तो वो प्लास्टिक का बना होता था, आयरन या लोहे का बना होता था, स्टील का बना होता था, या फिर बम्बू स्टफ का। तो ये सही ऑप्शन है किसका, बम्बू स्टफ का। तो वो जो है यानी ऐसे बम्बू होता था और उस पे जो है अपने टोकरी वोकरी रख लेते थे, स्थिर कर लेते थे, और उस पे जो ब्रेड इत्यादि होता था वो जो है लोगों को देते थे। और इसी में वो जो है यानी जब आते थे तो इसको जो है जमीन पे पटकते थे तो खनक या धमक की आवाज आती थी। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव होता था बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कहाँ से, 14 से। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो भैया ये जो है एक हिस्सा है, एक भाग है हम लोग के लिटरेचर का, और उसके नीचे 14 और 15 नंबर के क्वेश्चन को विकल्प के रूप में दिया गया है और हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पैसेज यहाँ पे जो ये स्टैंजा है पोयम का हम लोग के है, तो पोयम का स्टैंजा पढ़ा जाए और फिर समझा जाए कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो बच्चों एक आपने पोयम पढ़ा होगा और उस पोयम का नाम है अमांदा। अमांदा पोयम आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें एक बच्ची है जो उस कुछ भी कार्य करती है तो उसके माता पिता उसको बार बार क्या करते हैं, बार बार उसको रोक टोक करते हैं। तो अपने माता पिता के बार बार रोके जाने पे, टोके जाने पे उसको जो है यानी बहुत ही बेकार महसूस होता है। तो वो जो है अलग अलग तरीके से जब उसके माता पिता बोलते हैं अमांदा क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया, अमांदा इस तरीके से मत बैठिए, अमांदा डोंट बाइट योर नेल्स, अमांदा अमांदा अपने जो है नाखून मत काटो, तो उसको जो है यानी लगता है कि ये सब क्या बर्डन है, ये सब क्या मुसीबत है। वो तब ऐसे विचार में सोचती है कि काश मैं जो है यानी ऐसी होती, अकेली होती, अलग अलग तरह के थॉट उसके विचार में आते हैं। तो पोयम के थ्रू हम लोग पढ़े थे इसको कि अमांदा जो पोयम है बेहतरीन है, और यहाँ पे एक पेरेंट्स और जो है बच्चों के बीच क्या तालमेल देखने को मिलता है वो चीज़ें बताई गई हैं पोयम में। तो उसी से है आई एम एन ऑर्फन। तो अमांदा जो है जब बार बार रोकी टोकी जाती है तो अमांदा सोचती है कि काश मैं जो है एक अनाथ होती, मेरे माता पिता ना होते। उसको अपनी आज़ादी सोचते कि मेरे माता पिता, जबकि माता पिता बुरे होते नहीं हैं, कुछ गलत कामों के लिए तो रोकते टोकते हैं, लेकिन हाँ माता पिता भी अगर किसी चीज़ को लेकर के बच्चों को बार बार ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं तो बच्चे भी जो है थोड़े कुंठित होते हैं। और बच्चों को इस बात को भी समझना चाहिए कि माता पिता कुछ अच्छे या टीचर लोग अच्छे कार्यों के लिए आपको बोलते हैं कि आप कहीं गलत राह पे ना जाएं, तो उनकी एक चिंता होती है, फिक्री होती है आपके प्रति, और आप लोग माता पिता को भी चाहिए कि आपको बार बार जो है इंटरप्ट ना करें कुछ चीज़ों को जिससे आप उनके प्रति कुंठित हों। लेकिन यहाँ पे जो अमांदा अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा जो है यानी इरिटेट है कुछ बातों को लेकर के, तो सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, मेरे माता पिता न होते, रोमिंग द स्ट्रीट, तो मैं किसी गली मोहल्ले में जो है यानी अकेले भटकती फिरती रहती, और आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट मतलब जो धूल होते हैं ना, मुलायम धूल, गांव में जैसे हम लोग धूल से खेलते हैं, कभी आंख बंद करके ऐसे हाथ में मिट्टी को लेकर के कहीं इधर उधर जाते हैं, रख देते हैं, फिर बाद में हम लोग उसको ढूंढते हैं, और फिर कभी कभी तो पैरों से जो है ऐसे वृत्त बनाते हैं, सर्कल बना देते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग मिट्टी में ही तो पले बढ़े हैं और बचपन तो मिट्टी में ही खेल के बीता हुआ है।
तो बच्चों इसमें ये सोचती है कि मैं अगर आर्फन होती और जो है किसी गली मोहल्ले में ऐसे अकेले स्वतंत्र रूप से भटकती रहती, कोई बोलने वाला होता नहीं, और तब मैं क्या करती, आई पैटर्न ऑफ डस्ट, जो मुलायम मिट्टी है या धूल है ना, अपने जो है विद माई हस्ड यानी शांत तरीके से अपने पैरों से, बेयर फीट अपने खुले पैरों से, जिसमें चप्पल नहीं पहनी होती, अपने खुले पैरों से एकदम खुश होकर के, आनंदित होकर के उस मिट्टी का जो है क्या करती, पैटर्न बनाती, कोई जो है नमूने बनाती, कोई चित्र आकार बनाती। और फिर द साइलेंस इज गोल्डन, तो जो सुकून होता है जिंदगी में, जो सन्नाटा या सुकून या शांति होता है ना जिंदगी का, वो गोल्डन बहुत सुनहरा होता, बहुत प्यारा होता। और द फ्रीडम इज स्वीट, और ऐसी जो आज़ादी होती ना एकदम बहुत प्यारा होता, बहुत अच्छा होता। तो ये अमांदा बार बार अपने माता पिता के टोके जाने पे सोचती है। तो आई होप जो है इसी तरीके से आप पोयम के इस लाइन को भी समझ गए। अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो हु डज आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ऊपर दिए गए ये जो एक्सट्रैक्ट हैं या पद्यांश है, इसमें आई किसके लिए आया है, ये आई किसके लिए बोला गया है। तो आई क्या पिताजी के लिए बोला गया है, या कवि के लिए बोला गया है, मदर के लिए, माता जी के लिए बोला गया है, या अमांदा। तो यहाँ पे भैया आई जो आया है ना, वो किसके लिए, अमांदा के लिए है। अमांदा बोलती है कि काश मैं आर्फन होती, तो वो आई जो है अमांदा के लिए रेफर करता है इस यानी एक्सट्रैक्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहां जो ना एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट में विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन आप लोग सुनते हैं ना कि बहुत वहां पे तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है बाधा, रुकावट या जो है रोक टोक। तो रिस्ट्रिक्शन वर्ड याद रखना बच्चों। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कोई चीज यानी बाधा उत्पन्न करना, रुकावट होना, रोक टोक होना। जब आप लोगों के लिए बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि ये सब नहीं होता, मैं आज़ाद होता, बिल्कुल। तो वो सब उसका अपोजिट पूछ रहा है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है अपोजिट क्या है। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बाधा रुकावट है, क्या ऑर्फन होगा, ऑर्फन नहीं होगा, क्योंकि ऑर्फन का मतलब क्या है, अनाथ होना। पैटर्न हो सकता है, तो पैटर्न भी नहीं होगा। पैटर्न मतलब होता है कोई चित्र बनाना, नमूने बनाना, आकृति बनाना, ठीक है। और जो है फ्रीडम क्या, आजादी हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन बाधा रुकावट या रोक टोक यानी बांधना किसी को, तो फ्रीडम मतलब क्या होगा, आजादी। तो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता या आजादी, इसका क्या हो सकता है, इसमें अपोजिट वर्ड हो सकता है। हर्ष्ड मतलब क्या होता है, हर्ष्ड मतलब यहाँ पे शांति होना, सुकून होना, आनंदित या खुश होना। तो रिस्ट्रिक्शन का जो है यहाँ पे सुटेबल हो जाएगा क्या, फ्रीडम। तो इसमें जो है यानी फ्रीडम सही ऑप्शन होएगा। अब हम लोग जो है यानी दो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो है पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है, 16 से 20 तक। अब इसमें सही ऑप्शन इसमें भी हमें चुनना है और हम लोग के लिटरेचर के अकॉर्डिंग है। तो अब इसमें जो सही ऑप्शन चुनना है, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है हमारे लिटरेचर का और किस लेसन से लिया गया है, अब फिर देखेंगे उसमें क्या सही विकल्प होएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लगातार जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। और अगले हो सकता है वीडियो में हम लोग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और तमाम तरह की चीज़ें देखते रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए यानी फॉलोइंग नीचे जो दिए गए सेंटेंसेज हैं, इसमें से इज आर ट्रू, एक या दो कौन से सही हैं, क्या सही हैं। विद रेफरेंस टू द स्टोरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में एक कहानी है, एक लेसन है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो जिसमें एक ट्रिकी कुत्ता रहता है जो अपने मालकिन द्वारा जो है मिसेज पैम्फ्री द्वारा बहुत ज़्यादा खिला पिला दिया जाता है और उसका जो है इतना ज़्यादा देख रेख करती हैं, इतना खिलाती हैं कि जो है यानी क्या ओवर ईटिंग करके जो है आलसी हो गया होता है, रोगी हो गया होता है। अब मिस्टर हैरियट उसमें एक डॉक्टर है, वेटनरी सर्जन है। तो वो वेटनरी सर्जन जो है यानी मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, उसकी समस्या समझ जाते हैं और बाद में लेके जाते हैं अपने जो है यानी हॉस्पिटल में, अपने पशु चिकित्सालय में, जहाँ पे वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो लास्ट फाइनली वो ठीक हो जाता है और इसी स्टोरी का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो आइए देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, पहले सेंटेंस है फिर उसके लिए ऑप्शन है। मिसेज पैम्फ्री वॉज अ पुअर लेडी। अब आप लोग बताइए क्या मिसेज पैम्फ्री जो है एक गरीब महिला थी? गरीब महिला तो नहीं थी, क्योंकि वो तो अमीर मालकिन थी और अपने कुत्ते को बहुत खिला रही थी। अब भर भर के जो है खूब अंडे, और आप लोग को याद होगा खूब एकदम बियर और विस्की वोडका रम खूब जो है अपने यानी ट्रिकी के लिए भिजवा रही थी हॉस्पिटल में।
वेटनरी सर्जन लोग जो है उसके जो असिस्टेंट थे वो सब खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब पार्टी कर रहे थे, और वो लोग रियलिटी जानते थे। तो मालकिन जो है पुअर नहीं थी, अब वो जो है रिच यानी लेडी थी। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, कह रहे कि ट्रिकी जो है यानी परेशान हो रहा था, उसकी परेशानी थी क्योंकि जो है ओवर ईटिंग, उसको अधिक खिलाया पिलाया जा रहा था अत्यधिक खाने की वजह से। तो ये बात सही है, उसको उसकी मालकिन जो है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग जो है यानी खाना पीना देती थी, शुगर वाली चीज़ें देती थी, चॉकलेट देती थी, आइसक्रीम देती थी, क्या क्या खाने मिलता है। बहुत बढ़िया जिंदगी रहा होगा उस कुत्ते का, सोच सकते हैं। अब ट्रिकी को बहुत ज्यादा खिलाया जा रहा था, ये बात सही है। ट्रिकी वॉज अ वेरी एक्टिव डॉग, क्या ट्रिकी बहुत एक्टिव कुत्ता था, तो खा पी के एकदम तो गधा घोंगा हो गया था एकदम, तो ट्रिकी तो एक्टिव डॉग नहीं होगा। अब यहाँ पे जेम्स हैरियट वॉज अ वेटनरी सर्जन, तो क्या जो है वेटनरी सर्जन मतलब पशु चिकित्सक थे, जो जीव पशुओं का जो है देखभाल करते हैं वो क्या होते हैं, वेटनरी सर्जन होते हैं। तो ये जेम्स हैरियट ये सही है कि वेटनरी सर्जन थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से विकल्प सही है। ये कह रहा है कि ओनली सेकंड, क्या केवल सेकंड वाला सही है, ओनली यही, तो ये तो सही है, लेकिन केवल एकमात्र यही नहीं सही है, ओनली सेकंड एंड फोर। तो आप देखिएगा ये सेकंड और फोर ये दोनों सही है, तो आप देख रहे हैं सेकंड वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड वाला तो सही है लेकिन फर्स्ट वाला सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। ऑल ऑफ एबो ये भी गलत है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। तो अब यहाँ पे ये जो कहानी है ना, ये कहानी भी आप लोग को शायद याद आ रहा होगा, जो बच्चे अपने बुक को, लेसन को, लिटरेचर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अ थीफ स्टोरी आप लोग पढ़े हैं ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अ थीफ स्टोरी। तो अ थीफ स्टोरी में जो है एक हरी सिंह है, एक लड़का है जो 14 साल का है और वो चोरी बहुत तेज करता है, और बाद में उसकी मुलाकात होती है एक पढ़े लिखे व्यक्ति अनिल से। अब वो अनिल के यहाँ जाता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि अनिल के यहाँ चोरी करें, पैसा ऐंठे किसी तरीके से, तो वो अपना चापलूसी करता है। तो ये पूछ रहा है कि हरी सिंह जो है, जो अपना नाम, एक लड़का है जो अपना नाम बार बार बदलता है, कभी हरी सिंह कभी कुछ रखता है, और वो मास्टर है एकदम चोरी करने में, एक्सपर्ट है, पलक झपकते ही चोरी, और सब लोगों को ऐसे ठगता है, धोखा देता है। तो जब वो अनिल के यहाँ जाता है, जो एक लेखक है और लिखता है और फिर कमाता भी है, उससे पैसा भी अर्निंग करता है, तो अब हरी सिंह उससे क्या चाहेगा, मनी चाहेगा, वर्क चाहेगा, होम चाहेगा, या इटेबल्स चाहेगा। इटेबल्स मतलब क्या, जो है हरी सिंह उसके लिए खाने पीने की चीजें उसको चाहिए था, तो ये तो उसके लिए है नहीं। और क्या उसको अनिल से घर चाहिए था, घर भी नहीं चाहिए था। क्या वो वास्तव में उसके लिए काम करना चाहता था, काम भी नहीं। तो उसका मेन पर्पस था कि अनिल के यहाँ से कैसे पैसा जो है ऐंठे, कैसे पैसा जो है यानी ले। तो इसका मेन उद्देश्य था चोरी करना, और चोरी करने का मतलब है कि पैसा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, मनी। मनी चाहिए था किसको भैया, मनी चाहिए था हरी सिंह को। हरी सिंह जो है यानी स्कूल नहीं जा रहा था, जिसे आप लोग जो है पढ़ उड़ रहे हो, कक्षा 10 में हो आप जैसा वो भी था, लेकिन वो क्या करता था, उसका काम था चोरी करना। और बाद में उसको समझ में आ गया था कि चोरी करना नहीं, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और वो बाद में जो है वापस लौट के आया भी अनिल के पास और सुधर गया। तो अगर कोई चोरी वोरी करता है तो सुधर जाना तुम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। अब ये आपको याद आ रहा है, हॉरेस डेनबी किस में था, बता सकते हैं, सोचिएगा, कमेंट में बताइएगा हॉरेस डेनबी किस लेसन में था। तो इसमें है कि व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। तो क्या कलेक्ट करना हॉरेस डेनबी को पसंद था, ज्वेल्स, गहने जो है आभूषण उसको पसंद था, या बुक्स या फिर किताबें पसंद था, या फिर जो है कीज यानी चाबी जो है पसंद था, या पेंटिंग, या फिर जो है यानी जो पेंटिंग थे, चित्र थे, वो पसंद था। तो आई होप आप जो पढ़े वो समझ गए कि वो जो है उसको पसंद था किताबें। अब यहाँ पे ये लेसन का नाम बता दें, लेसन का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। याद आया कि नहीं, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो लेसन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें जो है एक महिला चोर है और एक जो है यानी हॉरेस डेनबी है, जो साल भर में कभी बड़े हाथ से यानी मारते हैं, बड़ी चोरी करते हैं, साल भर में एक बार चोरी किए, साल भर बैठ के खाते हैं।
तो वो किसी अमीर के यहाँ चोरी करता है, हॉरेस डेनबी। और हॉरेस डेनबी को एक प्रॉब्लम था, उसको जो है एलर्जी था कुछ फूल से, उसके सुगंध से। तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो जैसे कि वहाँ पे एक चोर महिला उसको, उस चोर को ही धोखा दे देती है। तो आई होप ये कहानी आप लोग को याद है। फिलहाल यहाँ पे हॉरेस डेनबी की आदत थी, वो नई नई जो किताबें आती थी उसको कलेक्ट करता था, उन किताबों को खरीदता था और उन किताबों को पढ़ता था। उसका ये सबसे पहला जो है शौक था। हाँ, उसका ये भी शौक था कि अगर उसको पेंटिंग का मौका मिले तो पेंटिंग भी वो कलेक्ट करेगा, लेकिन उसके घर इतने बड़े नहीं थे। वो बोलता है कि भैया पेंटिंग तो बहुत ज़्यादा जगह लेंगे, उतने स्पेस है नहीं मेरे पास। अब व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड, तो आप ये कहानी पढ़े हो। और ये जो है के अब्बास, जो हमारे बॉलीवुड में कई मूवी भी जो है यानी लिखे हैं स्टोरी को, तो के अब्बास जो है ये कहानी लिखे हैं भोली को। तो भोली एक लड़की है जिसका नाम है भोली। वो बहुत सुंदर नहीं है और उसका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता है, लेकिन बहुत पिछड़ी हुई बालिका थी। बचपन में उसको चेचक हो गया था और एक बार सिर के बल गिर भी गई थी, जिसकी वजह से उसका जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाया था। उसका चेहरा कुरूप हो गया था चेचक की वजह से। तो उसके अपने भाई बंधु, उसकी बहनें, उसके माता पिता उसके साथ बड़ा ही जो है यानी अच्छा व्यवहार नहीं था उन लोग का। और आप लोग को पता है फिर बाद में जो है उसको एक स्कूल ले जाया जाता है और उस स्कूल में एक उनकी अध्यापिका मिलती हैं और वो अध्यापिका उसको पढ़ाती हैं और उसको जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं। और बाद में भोली जो है यानी एक बहुत हीरोइज्म वाला काम करती है, एक बेहतरीन काम करती है। तो उसी से ये जो है भोली वाले लेसन से के अब्बास ने जो लिखा हुआ है, तो भोली कितने साल की थी जब उसकी बहन मंगला की शादी हुई? तो 5 ईयर्स ओल्ड थी, 7 ईयर ओल्ड थी, 10 ईयर्स ओल्ड थी, 20 ईयर्स ओल्ड थी। तो 20 ईयर्स तो होएगा नहीं, ये भी गलत है। 10 ईयर्स भी नहीं है और 5 और जो है 7 है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि 5 है या 7। मेरे हिसाब से यहाँ पे 7 ईयर्स जो है ओल्ड थी। 7 साल जो है उसका उम्र था जब उसके बहन मंगला की शादी हुई। तो 7 ईयर्स होगा। अगर यहाँ पे ये सही है तो आप निश्चित रूप से बताइएगा कि कितने साल हुए थे उसके जीवन के। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 है क्या भैया? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव बीन डूइंग, कि तुम क्या कर दिए हो या क्या कर रहे हो, टू माई चेयर अप स्टेयर्स, मेरे सीढ़ियों के ऊपर। मेरी जो सीढ़ियाँ नहीं, यहाँ पे चेयर मतलब कुर्सी है। तो कुर्सी जो है ना, कुर्सी, अब कुर्सी चेयर, वो कोई महिला है जो पूछ रही है कि तुम मेरे कुर्सी के ऊपर क्या कर दिए हो, क्या जादू टोना टोटका कर दिए हो, क्या कहानी याद आया? कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और आपका जो है ये सप्लीमेंट्री का शीर्षक भी है, नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और उसमें एक जो है यानी साइंटिस्ट रहता है और वो साइंटिस्ट जो है यानी क्या करता है, वो एक दवा बना लेता है और वो उससे वो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जाता है। एक जो है महिला है, वो मालकिन है एक सराय की, और वहाँ पे उनके यहाँ रूम ले लेता है। और जब वो रूम ले लेता है तो फिर वहाँ पे अपना खुरापात वाला दिमाग लगाता है, चोरी वोरी करता है, अपने आप को ट्रांसपेरेंट करके एक दवा बना लिया था। कहानी शायद आपको याद आ गया होगा। तो वो महिला बोलती है कि जो है यानी तुम मेरे कुर्सियों के ऊपर क्या कर दिए हो। वो कुर्सी जो हवा में उछल रहा था, उसकी ओर ढकेल रहा था, उसको मार रहा था। तो हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ये जो है बयान किसने दिया था? साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम आप लोग बताइएगा कमेंट में, कौन से साइंटिस्ट थे वो। साइंटिस्ट इसमें गलत ऑप्शन है। लैंडलॉर्ड जो मालिक था, नहीं। मिसेज हॉल जो मालकिन थी, तो यहाँ पे होएगा मिसेज हॉल सही ऑप्शन। और मिसेज हॉल जो मालकिन थी उस घर की, वही जो है उससे ये पूछ रही थी कि तुम मेरे कुर्सी के ऊपर क्या कर दियो, क्या जादू टोना टोटका कर दियो। ये कुर्सी तो मैं अपने मायके से लाई थी, मेरी माँ की कुर्सी थी, और आज यही कुर्सी जो है यानी मेरे ऊपर आ रही है, दौड़ दौड़ के मुझे मार रही, मुझे धक्का दे रही। भैया तुम क्या कर दिए हो मेरे कुर्सी में? अब कांस्टेबल जो है यानी जाफर थे, जो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो अदृश्य जो है यानी जो वैज्ञानिक हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया है। अब यहाँ पे आ जाएं
तो ये है एक जो है पैसेज, और इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्वेश्चन है भैया बहुत बड़ा, ये पैसेज है बहुत बड़ा, तो इसको हम लोग करेंगे क्विट, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, कुछ राइटिंग है जिसमें राइटिंग में जो है आपको इस एप्लीकेशन इत्यादि लिखना है, पैराग्राफ यानी लेटर लिखना है, तो इसके लिए हम लोग एक अलग सा वीडियो देखेंगे, वो पैसेज वहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे। और एक पैराग्राफ है जिसमें 80 से 100 शब्द में लिखने हैं, तो 80 से 100 शब्द एक इससे का विषय है, इसको भी एक अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने लायक है और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल। अच्छा, यहाँ पे ये आर्टिकल है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रामर के जो है यानी क्वेश्चन को, तो ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होएगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी चीजें देखेंगे, लेटर एप्लीकेशन के लिए अलग वीडियो, और जो है यानी कोई क्वेश्चन इत्यादि के लिए जो लिटरेचर है और भी वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो ये जरूर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और किस प्रकार से सॉल्व होगा। He said it has been raining since morning। देखो, डायरेक्ट नरेशन जो वक्ता के द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों लिख दिया गया होता है, ज्यों का त्यों बोला जाता है, वो डायरेक्ट नरेशन होता है। वक्ता के कहे द्वारा बयान को, बातों को अगर हम अपने सेंटेंस में, अपने जो है वर्ड्स में बोलते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलते हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग बदलते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन में ये भाग है रिपोर्टिंग वर्ब और ये भाग है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब आरवी और रिपोर्टेड स्पीच इसको हम लिखेंगे आरएस। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है, और यहाँ पे पर्सन चेंजिंग होती है और जो है वर्ड्स चेंजिंग होते हैं। अब यानी 5 तरह के सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन सब का जो है परिवर्तन होता है इन सभी सेंटेंसेस का। तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट से शुरू है और फुल स्टॉप लगा हुआ है, और इट हैज बीन रेनिंग तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव का अफर्मेटिव हिस्सा। तो ही सेड पास्ट टेंस में है, तो ही सेड को ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही सेड को, भैया यहाँ लिख देते हैं ही सेड। तो ही सेड को हम ही सेड ही लिखते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा जब असर्टिव सेंटेंस रहता है तो कामा इन्वर्टेड कामा पे हटा करके कंजक्शन दैट आता है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या आएगा? कंजक्शन दैट आएगा। और इट थर्ड पर्सन है तो इसको हम बदलाव नहीं करेंगे, इट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को दिखाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो हैज बीन जो है यानी हो जाए किसमें भैया? हैड बीन में। तो इट हैड बीन और इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर रेनिंग और सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग को हम ऐसे ज्यों का त्यों लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में जो है यहाँ पे सिंस मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना था। ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछता है। तो बच्चों 2 नंबर के लिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन आएगा, अगर आसान है, इजी है, तो उसमें कोई जो है यानी राइटिंग बनाने की जरूरत नहीं है और ना तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, और बहुत कम समय में जो पढ़े रहेंगे, मेहनत किए रहेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे आराम से। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस आता है, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आ जाए आपके एग्जाम में या फिर जो है ऐसे ही सॉल्व करने को आ जाए। तो एक वॉइस देगा एक्टिव वॉइस में, उसको पूछ देगा कि इसका पैसिव वॉइस क्या है। हो सकता है ऑप्शन दे दे 4, उसमें से आप करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन एक बार सॉल्व करके ही हम टिक करेंगे वहां पे। तो द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। चिल्ड्रन ये जो है बच्चे, सैंग सिंग का देखो सेकंड फॉर्म, जब सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म आए तो समझ लेना कि सब्जेक्ट और V2 आए तो भैया वो टेंस होता है कौन सा? वो होता है पास्ट टेंस। क्या होता है बच्चा? वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। तो द चिल्ड्रन सैंग, बच्चों ने गाया नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है।
तो द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम, बच्चों ने जो है राष्ट्रगान गाया। इसका करना है यानी चेंज पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और फिर टेंस का रखेंगे ध्यान। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बच्चों ने क्या गाया भाई, बच्चों ने गाया द नेशनल एंथम। तो बच्चा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द नेशनल एंथम है। तो हम इसको लिख लेते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे द नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम लिख लिया भैया, कहाँ पे लिख लिया, अपने सब्जेक्ट के स्थान पे। ऑब्जेक्ट से बना दिया सब्जेक्ट। पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में याद रखना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वेयर लगता है। अब यहाँ पे नेशनल एंथम के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वॉज, इसको सिंगुलर में समझते हुए वॉज लगा दिया। सिंग और सेकंड फॉर्म है सैंग और थर्ड फॉर्म है संग। याद रखना, सिंग फर्स्ट फॉर्म, सिंग मतलब गाने की प्रक्रिया होती है, सैंग मतलब सेकंड फॉर्म हो गया, संग थर्ड फॉर्म हो गया, और सॉन्ग मतलब गीत होता है। सॉन्ग मतलब गीत होता है और गीत को गाने के लिए हम करते हैं सिंग, और सिंग का जो है यानी फॉर्म है सेकंड सैंग और थर्ड है संग। समझ में आया? तो सिंग सैंग संग। अब द नेशनल एंथम वाज, अब हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होएगा, संग होएगा। द नेशनल एंथम वाज संग, और फिर यहाँ पे लगा देना बाई। क्या लगा दोगे, बाई एक जो है प्रीपोजिशन, और फिर जो सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, और बाय द चिल्ड्रन यहाँ पे हम लिख देंगे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाय द चिल्ड्रन। और ये हो गया हम लोग का पैसिव वॉइस। द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम was sung by द चिल्ड्रन। तो ये हो गया हम लोग का क्या भैया, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पे पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बहुत आसान और हलवा टाइप का क्वेश्चन, बहुत आसान। अगर जो नरेशन ढंग से पढ़ा है और लिखा है, साल भर मेहनत किया है, तो वो भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। आसानी से सॉल्व करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे पंचुएट में क्या करना होता है, हमें कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कहाँ पे किसको लिखना है, कैसे, इन्हीं सब चिन्हों को ही जो है यूज करना सही तरीके से, वही क्या कहलाता है, पंचुएट। तो भैया इसको आपको ना पंचुएट करना है, और 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो आइए देखें, कुमुद, कुमुद यहाँ पे देखिए लिखा गया है के कैपिटल में, सही है। कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड, तो भैया बहुत अच्छा, कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड, यहाँ पर लगा देना था कामा। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब इधर जो आगे रिपोर्टेड स्पीच है उसको लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में। अब वाई जो है ना, यहाँ पे डब्लू को पहले तो कैपिटल में कर देंगे, डब्लू को यहाँ पे कर देंगे क्या, कैपिटल में। तो भैया यहाँ पे लगा देंगे कामा, और यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टेड कामा, और डब्लू को कर देंगे कैपिटल लेटर में। वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, और लास्ट में जो है भैया ये इंट्रोगेटिव है, वाई से शुरू है, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा सिंबल क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इन्वर्टेड कामा कर देंगे क्लोज। और इसमें देख लो कोई नाम उम हो तो उसको कैपिटल में करिएगा, अदरवाइज सब स्मॉल में रहेगा। पहला यहाँ पे लेटर कैपिटल में रहेगा इन्वर्टेड कामा के अंदर, और फिर इधर जो शुरुआत है वो भी कैपिटल में रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा का ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, और ये हो गया हमारा पंचुएट। बस इतने काम करना है इसमें, और इतना काम अगर कर दिए तो इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आसानी से जो है हमें 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक पैसेज जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। जो बच्चे जो है यानी इस समय राजीव या जो है काका विद्या जो भी सीरीज उरीज से पढ़ रहे हैं, उन सीरीज में ये पैसेज बहुत इजीली दिया गया है, वहाँ पे आप जाके पढ़िए, देखिए। और वैसे भी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते रहना चाहिए। क्या पता कि कौन सा पैसेज आए, 2-3 लाइनें होती हैं और उसका जो है अच्छा खासा 3-4 नंबर मिल जाता है। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो वृक्ष के लिए क्या होगा, ट्रीज, हैं के लिए आर, अमूल्य निधि मतलब कि बहुमूल्य संपत्ति है, निधि मतलब संपत्ति, धन दौलत। तो किसी देश में जो है जहाँ पे पेड़ पौधे वृक्ष हैं, वनस्पतियां से भरपूर है, तो समझिए बहुत समृद्धशाली देश है। हमारा इंडिया ऐसे ही है। तो ट्रीज आर
एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रीज आर, अमूल्य के लिए होगा इन वैल्यूएबल, और निधि या संपत्ति के लिए होते हैं भैया ट्रेजर्स ऑफ आर कंट्री। यहाँ पे पहले सेंटेंस का जो है हो जाएगा ट्रीज यानी जो वृक्ष हैं, आर हैं इन वैल्यूएबल ट्रेजर। इन वैल्यूएबल ट्रेजर मतलब ट्रेजर्स धन दौलत संपत्ति है जो बहुमूल्य है, इनवैल्यूएबल, उसका जो है कीमत का आंकलन नहीं कर सकते हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका जो है अमूल्य निधि है? हमारे देश का, तो ऑफ आवर कंट्री। ये पहला हमारा सेंटेंस हो जाता है, बहुत ईजी है, ट्रीज आर इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ आवर कंट्री। अब दूसरा, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि इमारती लकड़ी भी देते हैं, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं वृक्ष यानी ट्रीज देते हैं, प्रदान करते हैं, गिव, और हमें यानी अस, प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट अगर बहुवचन में है तो वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म। ट्रीज गिव अस, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस याद होगा आप लोगों को कि सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन में है इसलिए वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है या ही सी इट के रूप में कोई सब्जेक्ट है तो क्रिया में हम एस ई एस आई एस जोड़ते हैं, अदरवाइज ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ट्रीज गिव अस, ट्रीज हमें देते हैं। अब कह रहे हैं कि न केवल फल ईंधन व फल देते हैं बल्कि इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो न केवल बल्कि के लिए एक वर्ड याद रखना बच्चों, वो एक कंजक्शन है और जोड़ता है दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को, और ये है न केवल बल्कि के लिए नॉट ओनली बट आल्सो, याद रखना, नॉट ओनली बट आल्सो। ट्रीज गिव अस नॉट ओनली ईंधन यानी फ्यूल, नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स मतलब फल। ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स, न केवल हमें फल और ईंधन देते हैं बट आल्सो इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ी यानी टिम्बर होता है, टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी। तो ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स, न केवल हमें ईंधन और जो है फल देते हैं बट आल्सो टिम्बर, बल्कि हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, तो वृक्ष यानी ट्रीज रोकते हैं, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, ट्रीज प्रिवेंट वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है। तो ट्रीज प्रिवेंट, वृक्ष रोकते हैं एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को। हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, अनावश्यक रूप से जो है हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। तो जहाँ पे चाहिए मोरलिटी या शिष्टाचार या डिसिप्लिन इत्यादि नैतिकता की बात है, वहाँ पे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें नहीं चाहिए तो वी शुड नॉट। अब यहाँ पे काटना यानी कट, वी शुड नॉट कट, किसको नहीं काटना चाहिए? वृक्षों को। वी शुड नॉट कट ट्रीज। और अनावश्यक, अनावश्यक मतलब होता है अनावश्यक रूप से अननेसेसरली, वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरली। तो हमें अनावश्यक रूप से अननेसेसरली जो है वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। तो आई होप जो है आप लोग ये पैसेज समझ गए हैं। अब यहाँ बच्चों कुछ लिटरेचर के क्वेश्चन हैं। लिटरेचर के क्वेश्चन जो है हम लोग अलग से देखेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग जुड़े रहिए और बच्चों तक शेयर करिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।